हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी 80। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है परिमा नाम की लेडी से जो अपनी फैमिली के साथ रहती है। एक्चुअली परिमा एक स्कूल में टीचर है और उसका एक छोटा बेटा है और उसके हस्बैंड का नाम है विनय। अब विनय भी जॉब करता है तो वो भी जॉब के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों निकलते हैं और अपने बेटे को स्कूल बस के लिए छोड़ते हैं। तभी वहां पर विनय का एक फ्रेंड कार्तिक आता है जो कि विनय से कह रहा था कि दूर से शहर कितना अच्छा लगता है, मगर जब से पास जाकर देखो तो उसमें की बुराइयां नजर आने लगती है। अब ऐसे कार्तिक कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रावी मिलती है जो कि कार्तिक से बात करने लगती है, लेकिन कार्तिक उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक की वाइफ थी कावेरी, जिसकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी, बट कार्तिक वहां पर नहीं आया था, जिसकी वजह से रावी उसे डांटने लगती है कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए नहीं आ पाया। बट कार्तिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद रावी उसे एक मोबाइल देती है और बताती है कि इसमें कावेरी का कार्तिक के लिए लास्ट मैसेज है। अब ये सुनने के बाद कार्तिक वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हम परिमा को देखते हैं जो अपने स्कूल में किसी का सेंड ऑफ के लिए डांस कर रही थी। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां पर विनय आता है। अब विनय जब देखता है कि फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ तो वो परिमा से कहता है कि वो पूरा फंक्शन खत्म करके फिर वापस घर आए, और परिमा भी इसके लिए मान जाती है। अब फंक्शन खत्म होने के बाद जब वो घर जा रही थी तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के उतरते हैं और वो परिमा को अपने कार में खींच लेते हैं और फिर एक के बाद एक वो परिमा के साथ गलत काम करते हैं, जिसके बाद वो परिमा को एक जगह पर फेंक देते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर रुककर अपनी कार को वहीं पर रख देते हैं और अपने कपड़े भी जला देते हैं और फिर वहां से आगे कहीं निकल जाते हैं। तो वही अगले दिन परिमा को एक आदमी देखता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जिसके बाद उसके हस्बैंड को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि परिमा के साथ क्या हुआ है, जो सुनकर विनय भी काफी हैरान था। अब पुलिस वाले परिमा का बयान लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वो कार मिल जाती है जो कि लड़कों ने छोड़ी थी, और धीरे धीरे करके वो उन लड़कों को भी पकड़ लेते हैं। तो वही हम विनय को देखते हैं जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने बेटे के सवालों का क्या जवाब दे। मतलब उसका बेटा जानता था कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है, बट वो क्या हुआ है इसे वो समझा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से विनय काफी परेशान था। साथ ही उसके घर वाले भी उसे कह रहे थे कि इस सब की वजह से उनकी इज्जत खराब हो रही है। अब ये सुनकर विनय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वही हम कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। तब परिमा काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, तो डॉक्टर कार्तिक से कहती है कि अगर फैमिली में से कोई परिमा के साथ बात करता रहेगा तो वो इतना पैनिक नहीं करेगी। जिसके बाद कार्तिक जाकर परिमा के साथ बात करने लगता है और यहाँ पर वो परिमा को संभालता है। बट जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे अपनी वाइफ कावेरी की याद आती है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ कावेरी की वो ऑडियो क्लिप सुनता है जिसमें उसकी वाइफ कह रही थी कि वो जल्दी से वापस आ जाए, वो उसे देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाएगी। डॉक्टर ने उसे 4 दिन का टाइम दिया है, फिर भी उसने 7 दिन गुजारे थे ताकि कम से कम वो कार्तिक को आखिरी बार देख सके, बट कार्तिक वापस नहीं आया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक कोई अंडर कवर एजेंट है और वो जाकर अपने सीनियर से बात करता है। एक्चुअली कार्तिक किसी मिशन की वजह से गया था और इसी वजह से वो अपनी वाइफ के लिए वापस नहीं आ पाया था। एक्चुअली कावेरी को किसी कार ने हिट किया था, जिसके बाद वो वहां से निकल गया था। जब सीसीटीवी चेक किए गए तो पता चला कि जिस कार ने कावेरी को उड़ाया था उसकी नंबर प्लेट ही नहीं थी, बट कार्तिक उसका पता लगाना चाहता था जिसने कावेरी के साथ ऐसा किया, और उससे पूछना चाहता था कि क्या उसे रात को नींद आती है किसी को मारने के बाद। अब कार्तिक के सीनियर कार्तिक को समझाते हैं कि वो मूव ऑन करे, आखिर वो कब तक यही सब करता रहेगा, यही सब सोचता रहेगा, बट कार्तिक इससे बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। अब अगले दिन कार्तिक रावी के पास जाता है जो कि एक लॉयर है, तो वही कावेरी भी लॉयर थी और रावी उसकी असिस्टेंट थी। अब यहाँ पर कार्तिक रावी को बताता है कि एक्चुअली विनय उसका दोस्त है और वो चाहता है कि रावी उसका केस लड़े। अब ये सुनने के बाद रावी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है जहां पुलिस वालों ने इन चारों अपराधियों को पकड़ लिया था, बट अपोजिट लॉयर का कहना था कि ये चारों निर्दोष है। एक्चुअली ये कार लेकर ये सभी लड़के शादी में जा रहे थे, बट इस कार को किसी ने चोरी कर लिया था, जिसकी कंप्लेंट भी इन्होंने फाइल की है, इसलिए इस कार में जो कुछ भी हुआ है इससे इन लड़कों का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक का नाम घुल है जो कि उस कार को चला रहा था, और उसके पापा का नाम दीपराज है जो कि काफी कोशिश कर रहा था कि घुल और बाकी सबको बेल मिल जाए। एक्चुअली घुल की बहन की शादी तय हो चुकी है और वो चाहता था कि घुल जल्दी से इससे बाहर निकले क्योंकि शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसी वजह से वो अपने लॉयर से कहता है कि वो जल्दी से घुल को बेल दिलवा दे। तो वही हम देखते हैं
कि परिमा के डीएनए सैंपल के साथ उन लड़कों के डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हो रहे थे। ये देखकर रावी कोर्ट से कहती है कि वो फिर से एक बार टेस्ट करवाना चाहती है। अब जज भी उसकी परमिशन दे देती है और इन चारों को बेल नहीं मिलती। जिसके बाद रावी जाकर परिमा से बात करती है तो परिमा उसे बताती है कि एक्चुअली वो 4 नहीं बल्कि 5 लड़के थे। एक था ड्राइवर जो कि कुछ नहीं कर रहा था, मतलब वो सबसे कह रहा था कि वो कुछ भी ना करे, बट बाकी 4 लड़कों ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। अब ये सुनकर उसे पता चलता है कि 5वें लड़के का नाम समीर था, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस वाले फिर से उन लड़कों से पूछने लगती है कि समीर कौन है, बट कोई भी लड़का समीर के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। तो वही रावी भी कोर्ट को बताती है कि एक्चुअली 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। साथ ही वो बताती है कि अगर इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी तो फिर ये शादी में पहुंचे कैसे, जरूर उन्होंने किसी से लिफ्ट ली होगी या फिर कोई बस ली होगी। तो फिर उस बस का टिकट या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे ये साबित हो जाए कि इन लड़कों ने बस ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही इन लड़कों ने जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी वहाँ का कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी नहीं है जहाँ पर ये लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद जज कहती है कि उन 4 लड़कों को बेल दी जाए क्योंकि उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। साथ ही वो रावी से कहती है कि वो सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम करे और बाकी प्रूफ भी लेकर आए जिससे ये साबित हो सके कि जो कुछ भी किया है इन चारों ने किया है। तो वही दीपराज भी जब अपने बेटे को घर लेकर आता है तो दीपराज की वाइफ अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है, बट दीपराज अपने बेटे पर काफी गुस्सा था। वो अपने बेटे से कहता है कि जब उसे पता चला कि उसके दोस्त ये सब कर रहे हैं तो वो कार से उतर क्यों नहीं गया, वहीं पर उन्हें रोका क्यों नहीं, जिसका दीपराज के बेटे के पास कोई जवाब नहीं था। अब दीपराज खुद को खत्म करना चाहता था, बट उसकी वाइफ उसे रोकती है और कहती है कि उन सबको जीना होगा। अब उनकी बेटी की शादी है और वो नहीं चाहती कि इस सब की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो, इसलिए वो उन दोनों को वार्न करती है कि वो दोनों अच्छे से रहे। जिसके बाद हम परिमा को देखते हैं जो अपने घर आ चुकी थी, बट उसके साथ जो हुआ था उसे वो भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस स्कूल ज्वाइन करेगी। जिसकी वजह से वो स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि परिमा ज्वाइन नहीं कर सकती। यहाँ पर प्रिंसिपल परिमा को बताती है कि जिन लड़कों को परिमा अपने बच्चे समझती है वो लड़के ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बोल रहे हैं कि जिस दिन उसके साथ ये हुआ वो वहाँ पर क्यों नहीं थे, वो भी मजा ले लेते। अब ये सब सुनकर परिमा काफी हैरान थी। प्रिंसिपल कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि आखिर उन लड़कों के मन में ये सारे थॉट्स आ कैसे रहे हैं। एज ए टीचर ये लोग उन्हें पढ़ाकर उनका रिजल्ट तो अच्छा ला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जिंदगी के इम्तिहान में ये लोग फेल हो चुके हैं। अब परिमा भी यही सब सोचने लगती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जिसके बाद उसे कहा जाता है कि उसे उन आरोपियों को पहचानना होगा। अगर परिमा ने उन सबको पहचान लिया तो फिर उन्हें सजा हो सकती थी, बट जब परिमा वहां पर जाती है और उनका आवाज सुनती है तो उसे आवाज तो समझ आ रही थी, बट उसे याद नहीं आ रहा था कि जिन लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया ये चारों वही थे। मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से ये साबित नहीं हो पाता कि परिमा के साथ इन्हीं चारों ने ये सब किया था। जिसके बाद हम रावी को देखते हैं जो कोर्ट को बताती है कि वो पुलिस वालों के पास गई थी कि वो सीसीटीवी फुटेज उन्हें दे दे, बट उसे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। जिसके बाद जज पुलिस वालों को वार्न करती है कि वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आए। तो वही हम परिमा के बेटे को देखते हैं जो अपने पापा से कहता है कि उसे गन खरीदनी है, मतलब वो खिलौने वाली। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो छाता लेकर उन 4 लड़कों में से एक लड़के पर गन रखता है और उसे कहीं लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे गोलियों से मार देता है। अब अगले दिन जब ये बात बाकी 3 लड़कों को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस लड़के को किसने मारा होगा। बट लोगों का कहना था कि जिसने भी ये किया है ये बहुत ज्यादा सही काम किया है, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करता है उन्हें इसी तरह से मारना चाहिए। अब ये सब देखकर रावी का कहना था कि किलर को इस तरह से किसी को मारना नहीं चाहिए था, मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोग एक दूसरे को मारते ही रहेंगे। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है तो उसे सजा होनी चाहिए, बट कानूनी। ऐसा नहीं कि कोई उसका मर्डर करेगा जिसके बाद उस लड़के के घर वालों में से कोई रिवेंज लेने के लिए उस किलर का मर्डर करेगा, ये सब चलता ही रहेगा। इसलिए वो चाहती थी कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन लेना चाहिए ताकि आइंदा लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो ही ना। बट रावी जब ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। जिसके बाद रावी को पता चलता है कि एक्चुअली पुलिस वाले एविडेंस मिटा रहे हैं जिसके लिए उन्हें काफी पैसे मिल रहे थे। अब ये देखकर रावी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर संजय को काफी बातें सुनाती है। जिसके बाद हम दीपराज को देखते हैं जो कि रावी से मिलने आता है और उसे कहता है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो चाहता है कि उसका बेटा इस सब से बाहर निकले। जो देखकर रावी दीपराज से कहती है कि अगर उसका बेटा सरकारी गवाह बनेगा तो फिर उसे कम से कम सजा होगी, वो भी बस 2.5 साल की। अब इसके लिए दीपराज मान जाता है क्योंकि रावी भी जानती थी कि एक्चुअली दीपराज ने कुछ किया नहीं था, वो बस उस कार में था, इसलिए वो इसके लिए कन्विंस हो गई थी। जिसके बाद हम दीपराज के बेटे को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक पब में जाता है,
बट तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उसे मार देता है। जिसके बाद हम कार्तिक के बॉस को देखते हैं जो कि रावी से मिलने आता है और वो रावी को बताता है कि कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उनकी बात नहीं सुनेगा, वो बस रावी की बात सुनेगा। जिसके बाद रावी कार्तिक के पास जाती है और उसे डांटने लगती है कि अगर वो उन लड़कों को मार रहा है तो वो ऐसा ना करे, उन्हें सजा कानून देगा, इसके लिए कार्तिक को खुद उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। बट कार्तिक इसका कोई भी जवाब नहीं देखता। जिसके बाद हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था कि तभी वहां पर वो किलर आ जाता है, लेकिन वो लड़की उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। ये देखकर वो उसे शूट कर देता है तो वो लड़का वहां से भाग जाता है। बट उस लड़के ने भी किलर का चेहरा नहीं देखा था। जिसके बाद आखिरकार रावी पता ही लगा लेती है कि समीर कौन था। एक्चुअली ये चारों एक जिम के पास गए थे और वहीं से समीर इनके साथ आया था। अब रावी को वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि पांचवा लड़का कोई और नहीं बल्कि समीर था। अब रावी समीर की फैमिली से भी मदद लेती है ताकि वो समीर की लोकेशन का पता लगा सके। एक्चुअली समीर की वाइफ है और उसकी बेटी है जो कि परिमा के स्कूल में ही पढ़ती है। अब ये लोग जब समीर को पकड़ते हैं तो समीर पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है, बट इस बार संजय रिश्वत नहीं लेता और समीर को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। जिसके बारे में जब उसके सीनियर को पता चलता है तो वो संजय को बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि अगर संजय ने फिर से उनकी बात नहीं सुनी तो वो उसे एक्सपोज कर देंगे कि कैसे उसने अब तक इतनी सारी रिश्वत ली है। बट अब संजय को इस सब से कोई मतलब नहीं था। जिसके बाद फिर से कोर्ट केस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अब परिमा को अपना बयान देना था। अब परिमा कोर्ट के सामने अपना बयान देती है, बट अपोजिट लॉयर उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, जैसे कि उसकी स्कर्ट किसने खींची थी, क्या उसकी स्कर्ट फाड़ी गई थी, ये सब कुछ। जो आंसर्स देते हुए परिमा भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट आखिरकार वो सारे जवाब देने लगती है और कहती है कि अब उसे लग रहा है कि शायद उसी की गलती थी कि वो रात को अकेले रोड से जा रही थी बिना किसी मर्द के। वही रावी के ऊपर कोई स्याही फेंक देता है क्योंकि रावी उस किलर के खिलाफ बोल रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोग रावी से गुस्सा थे। बट फिर भी रावी कोर्ट आती है और अपना केस लड़ने लगती है, जहाँ पर वो कोर्ट को बताती है कि भले इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी, बट कार चोरी होने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज था जहाँ पर इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर कार चोरी की कंप्लेंट दी थी, वो सीसीटीवी फुटेज गायब है। जब चेक करने की कोशिश की तो पुलिस वालों का कहना है कि तब लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जिसके बाद ये लड़के शादी में कैसे पहुंचे इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। साथ ही इन लड़कों की जो शादी में फोटो है वो सुबह के फोटोज है, मतलब रात भर ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। जिसके बाद वो उन लड़कों के घर वालों को बुलाने लगती है और उनसे पूछने लगती है कि उस रात वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। मतलब दीपराज के पापा ने एक दूसरे लड़के के पापा को कॉल किया था और वो लोग 4 मिनट तक बात कर रहे थे। अब यहाँ पर वो उनसे पूछती है कि आधी रात को ये दोनों क्या बात कर रहे थे, जिसका उस लड़के के पापा के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद रावी संजय को बुलाती है और पूछती है कि आखिर इन लड़कों के सैंपल्स परिमा के साथ मैच क्यों नहीं हुए। तो संजय बताता है कि जब उन्हें परिमा के सैंपल्स मिले थे तभी उन्हें पैसे मिले थे कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से जिन सैंपल्स को उन लड़कों के सैंपल के साथ मैच किया गया था एक्चुअली वो परिमा का सैंपल नहीं था और इसी वजह से सैंपल कभी मैच नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होगा। अब ये सुनकर जज भी काफी शॉक थी और यहाँ पर संजय बता देता है कि इस सब में कौन कौन इन्वॉल्व था। जो सुनने के बाद जज कहती है कि उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन ली जाएगी। जिसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं, जिसके सीनियर फिर से उससे मिलने आते हैं और वो कार्तिक को समझाते हैं कि कार्तिक को अब ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्राइम्स होते रहते हैं तो कार्तिक सबको तो नहीं मार सकता, कार्तिक को ये सब कानून के हाथ छोड़ देना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद कार्तिक को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे इस तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि रावी भी उसे यही समझा रही थी। दीपराज के बेटे को मारने के बाद रावी ने कार्तिक को ये भी बताया था कि एक्चुअली दीपराज का बेटा गवाही देने वाला था और कार्तिक ने उसे मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद कार्तिक को एहसास हो जाता है कि शायद वो गलत कर रहा है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है। जिसके बाद रावी समीर की बेटी को कोर्ट में लेकर आती है, जहाँ पर समीर की बेटी कोर्ट को बताती है कि उस रात समीर जब घर पर आया था तो उसने अपने कपड़े जला दिए थे, साथ ही उसके चेहरे और नेक के ऊपर निशान थे, ऐसा लग रहा था कि नाखून से किसी ने उसके ऊपर वार किया है। अब ये सब देखकर लॉयर समीर की बेटी पर ही एलिगेशंस लगाने लगता है कि समीर की बेटी को समीर ने डांटा था और इसी वजह से उसकी बेटी ये सब कुछ बोल रही है ताकि वो अपने पापा से रिवेंज ले सके। वो लॉयर समीर की बेटी से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पापा ने परिमा के साथ गलत काम किया होगा। अब ये सुनने के बाद समीर की बेटी कहती है कि उसे पता नहीं कि उसने परिमा के साथ ये सब कुछ किया है या नहीं, बट पहले भी उसने ये काम किया है, वो भी उसकी माँ के साथ। और ये सुनने के बाद रावी कोर्ट को बताती है कि 13 साल पहले एक्चुअली समीर की अभी जो वाइफ है उसके साथ समीर ने यही सब किया था। जिसके बाद जब कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट के सामने समीर ने कहा कि वो उसके साथ शादी कर लेगा
और इस तरह से एक लड़की के साथ जिसने गलत किया था वही आदमी उसका पति बन गया और आज उसकी बेटी उसे पापा कहती है। रावी बताती है कि कई सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही इंसाफ किया गया है, बट क्या ये सच में कोई इंसाफ है? वो कहती है कि काफी लड़कियां तो डर के मारे कोर्ट तक आ भी नहीं पाती, बट लड़कों की हिम्मत एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। वो ऐसे काम करते रहते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कोई डिसीजन लाना होगा जिससे फिर से कोई लड़का ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना करे और फिर कोई लड़की को ऐसा ना लगे कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। अब ये सब सुनने के बाद और सारे सबूत मिलने के बाद कोर्ट ये फैसला देती है कि जो 3 लड़के बचे थे ये आरोपी है और इसी वजह से उन्हें सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर रावी काफी खुश होती है, जिसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक ने सरेंडर कर दिया था। कि तभी जब उसे कोर्ट लाया जा रहा था तभी वहां पर दीपराज आता है, जो कि कार्तिक को गोली से मार देता है। क्योंकि कार्तिक ने दीपराज के बेटे को मारा था, इसलिए अब दीपराज कार्तिक को मार देता है। ये देखकर रावी कार्तिक को बचाने की कोशिश करती है, बट कार्तिक की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी 80 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।